नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया आज भारतीय समय के अनुसार सुबह सवेरे, उस संबोधन में खास क्या था? और जो वो रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बकबक करते हैं, उससे डिफरेंट क्या बोले वो आज? अंजू, डोनाल्ड ट्रंप एक कंपल्सिव लायर हैं। ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। वॉशिंगटन पोस्ट की और न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बाकायदा स्टडी हुई थी और ये उन लोगों ने एक स्टैटिस्टिक्स दी थी कि पिछले टेन्योर में भी और इस टेन्योर में भी हजारों बार उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि 25 से 30 झूठ प्रतिदिन बोलते हैं। तो जो राष्ट्रपति इतने बड़े देश का, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहता है, यूनिपोलर वर्ल्ड का बादशाह अपने आप को बताता है, उसका राष्ट्रपति अगर इस प्रकार का लायर, इस प्रकार का झूठा है, जिसको कि अगर कोई ओलंपिक में इसको रख दो तो पूरे मेडल इसी को मिल जाने वाले हैं, उस व्यक्ति से के बातों पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो आज उनका जो राष्ट्र के नाम संदेश था, उसमें कुछ भी मतलब एक सेंटेंस भी उनका नया नहीं था। उसमें उन्होंने वही कहा कि हमने ईरान को ये कर दिया है, हम युद्ध में क्यों गए। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। आज जिस प्रकार का विरोध अमेरिका की अपनी सड़कों पर इस राष्ट्रपति को और इस सरकार को झेलना पड़ रहा है, और इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली उभर करके सामने आई है कि जो लोग, विरोध हमेशा रहा, वियतनाम के समय भी विरोध के लिए बहुत प्रदर्शन हुए, अफगानिस्तान के समय भी प्रदर्शन हुए, हमेशा प्रदर्शन होते हैं, लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार के लोग हैं। 18 से 35-40 साल की उम्र के सारे लोग जो कि ट्रेडिशनली ट्रंप का के समर्थक हैं, उसके वोटर हैं, वो, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो, तो कहीं ना कहीं ट्रंप को यह बात नजर आई इस प्रदर्शन के बाद कि उनका जो भविष्य है वो बहुत अंधकारमय है। इलेक्शन में जो मिड टर्म होने वाले हैं उनको अपनी हार लगभग निश्चित नजर आ रही थी। तो ये जो आज उन्होंने एड्रेस किया, वो एड्रेस इन वोटरों को साधने का एक प्रयत्न मात्र है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि हमने ये लड़ाई क्यों शुरू करी, हम इसको जीत रहे हैं, और साथ ही उसी सांस में उन्होंने कह दिया कि हम 2-3 हफ्ते और उनको मार लगाएंगे, जब तक वो डील नहीं करते हैं तो हम उनके ऊपर लगातार हमले करते रहेंगे। ये तमाम चीजें। फिर कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो टाइम याद करो जब उसने कहा था कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, स्टेट ऑफ ट्रंप है, और आज वो कहते हैं हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये तमाम जितनी भी बातें हैं वो इस प्रकार की इसीलिए हो रही हैं कि ट्रंप अपने आप को एक ऐसे युद्ध में फंसा पा रहे हैं जिसको वो शायद जीत नहीं सकते। शायद मैं क्यों बोल रहा हूं आगे बताऊंगा। शायद जीत नहीं सकते, जिसको वो खत्म नहीं कर सकते, और जिससे वो निकल नहीं सकते। हर हाल में अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से, ये शब्द समझने की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से कैटास्ट्रफी अमेरिका के लिए होने वाली है इस पूरे युद्ध में। अब मैं क्यों कह रहा हूं आर्थिक रूप से? देखिए, पहले बात, अगर वो लड़ते रहे तो $2 बिलियन प्रतिदिन की रफ्तार से वो खर्च कर रहे हैं। कब तक? ईरान ने तो निश्चय कर लिया है कि मैं तो खत्म हो ही रहा हूं, हो गया है आधा, 80% ईरान खत्म कर दिया इन्होंने, वो खत्म हो गए। लेकिन वो यूं कह रहे हैं कि भाई आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और वो ये करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं और इसको करते चले जा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आपको वहां से, वेस्ट एशिया से अपने आप को वाइंड अप करके निकलना पड़ा तो आघात कहां होगा अंजू? आघात होगा पेट्रो डॉलर पे। उसके बाद जो वेस्ट एशिया के इनके दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इराक हो, या कोई भी हो, वो इस बात के लिए बाध्य नहीं होंगे कि आगे एक समय में भी वो डॉलर में ही अपना व्यापार करते चले जाएं। अब उनको इस बात का यकीन होता चला है कि क्या अमेरिका हमको वो सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है जिसके एवज में हमने पेट्रो डॉलर क्रिएट किया। और अगर वो पेट्रो डॉलर उन्होंने क्रिएट किया और वो सुरक्षा उनको वो प्रदान नहीं कर पा रहा, तो क्यों फिर वो उस पेट्रो डॉलर पर कंटिन्यू करेंगे? और मैं आपको बता सकता हूं 40 ट्रिलियन का इनके ऊपर डेट है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, और पेट्रो डॉलर अगर धराशायी हुआ तो अमेरिका की इकोनॉमी कहां जाएगी, ये मैं और आप समझ सकते हैं। तो ये इस बात का बहुत बड़ा खतरा मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसके अलावा एक मैसेज और कहां जा रहा है, आज आप देखें यूरोप का रिएक्शन क्या है। मैसेज
इस एरिया से बाहर जा रहा है। अब जो इनके जो मित्र हैं जापान और साउथ कोरिया या इस प्रकार के फिलीपींस, ऐसे जो दोस्त हैं जो कि निर्भर इन पर थे, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि यार ये अगर ईरान जैसी मिडिल पावर के सामने ये अपने मित्रों को नहीं संभाल पा रहा है तो हमारी चाइना से क्या रक्षा करेंगे ये। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नेगेटिव मैसेजिंग हो रही है, लेकिन ईरान को भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि जेनजी उसके देश की उनके खिलाफ हो गई है, पॉपुलैरिटी चार्ट भी लगातार गिर रहा है, 32% तक आ गया है। और ये जो संबोधन उन्होंने किया उसके बाद तो जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो धराशायी हो गई है, 10 बिलियन बताया जा रहा है डॉलर का नुकसान हो गया है। तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं अपने देश के लिए। और ये जो सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वो खुले ना खुले से हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसको खुलवाना है वो वहां जाकर खुद खुलवा ले, वरना तेल हमसे खरीद ले। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी को लग रहा है कि कुछ और ना मिले, ईरान पर हमें जीत ना मिले, कम से कम हम हॉर्मुज को अगर बंद करवा दे तो हमारा खाता तो खुल जाएगा, हमारा तेल तो खरीदने के लिए दूसरे लोग ज्यादा पैसे में मजबूर हो जाएंगे। क्या यही स्ट्रेटेजी लेकर इस वक्त अमेरिका चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमेरिका का शुरू से जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि वो मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको नियंत्रित कर सकें। देखिए, जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है वही कहीं ना कहीं तेल की कीमतों पर और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, और वो इवेंचुअली जाकर के पॉलिटिकल पावर के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है। अब जब वो ये कर पाने में सक्षम नहीं रहे, आज जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का है उसकी दो क्लियर कट वजह हैं। पहली वजह बिल्कुल साफ सुथरी ये है कि वो इस बात को समझ चुके हैं कि वो सामरिक तौर पे मिलिटरीली इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाने में फिलहाल सक्षम नहीं है, क्योंकि आप देख लें किस प्रकार से जो ईरान का भूगोल है वो उसको इसके ऊपर नियंत्रण करने के काबिल बनाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, देखिए, जब उनको लगा कि अब ऊर्जा के प्रवाह को वहां नियंत्रित वो नहीं कर पाएंगे तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेट बंद रहा, जिसको कि वो एक समय कह रहे थे कि ये ट्रंप स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो अगर बंद रहा तो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कि 100% या बहुत ज्यादा प्रतिशत अपना ऊर्जा का आयात इस क्षेत्र से करते हैं, वो बाध्य होंगे अपने आप अपना तेल कहीं और से लेने के लिए। और ये उन्होंने खुले तौर पे कहना शुरू कर दिया है कि भाई या तो आप अपने आप खुलवा लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, अन्यथा हमारे पास तेल बहुत है, आप हमारे पास से ले लें। और इसमें उनको एक और चीज दिखाई दे रही है कि जो वेनेजुएला के तेल पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से आज अमेरिका इस निश्चित रूप से इस परिस्थिति में है कि वो कई देशों को बाध्य करके और अपना तेल औने पौने दावों पर बेच सकता है। तो ये हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में हो। लेकिन एक बात मैं फिर बताऊंगा कि जिस प्रकार का इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका के अंदर हो रहा है, फ्लोरिडा जो कि ट्रंप की खुद की स्टेट है, वहां पर जो $2.6 का एक गैलन तेल मिल रहा था, आज वो तेल $4 से ज्यादा का मिल रहा है। लगभग 50-60% इंक्रीज उनकी प्राइसेस में हो गया है। इतना जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खाने पीने की चीजें, आम जरूरत की चीजों की कीमतों में 3 से 4 गुना, डिड यू हियर दैट राइट, 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से अमेरिका के अंदर उनको बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और कोई ना कोई तरीका वो इस प्रकार का अब ढूंढने में लग गए हैं कि इस चीज से कैसे निकला जाए। और इस पेट्रोल, इस तेल से पैसा बनाना शायद उनको कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है। आज जैसा आपने बताया, पूरी तरह से पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स तहस नहस हो गए हैं, अरबों खरबों रुपए लोगों के, डॉलर्स लोगों के टूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो ये तमाम चीजें, एक बात, ये डोनाल्ड ट्रंप की हरकत दोबारा इस विश्व को जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 का था, उस ग्रेट डिप्रेशन की ओर ले जा रही है। ये बात, ये इतिहास याद रखेगा कि इस व्यक्ति को जाना जाएगा कि इसने दोबारा पूरे विश्व को एक ऐसे डिप्रेशन की ओर धकेल दिया जिससे कि उबर पाना इस दुनिया के लिए काफी समय लगेगा। अंजू सर, आपने जैसे कहा ना कि देश के अंदर विरोध हो रहा है, इन्फ्लेशन वहां बढ़ रही है, अगर आपके पास इतना तेल है तो अपने लोगों को तो तेल सस्ते में दो। भारत जैसा देश जहां पर किस तरह से तेल के भंडार हमने रखे हैं सुरक्षित, वहां पर भी तेल के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं।
हमारी सरकार हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है अभी तक, जबकि हमारे पास कोई ऐसा, हम कोई तेल निर्यात करने वाले देश नहीं है, आयात करने वाले देश है। लेकिन अमेरिका के पास अगर बहुतायत में तेल है तो अपने लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आप देखिए ना, अभी 2 दिन पहले 80 लाख लोग पूरे अमेरिका में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप की जो जो एक्सेप्टेबिलिटी रेटिंग है वो इतनी कम हो गई है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं थोड़ी देर में, इतनी कम हो गई है कि बहुत ज्यादा वो हालत, उनकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को, अगर उनको ये दिखाई दे रहा है कि अगर वेस्ट एशिया से उनको हटना पड़ा तो जो इकोनॉमिक इश्यूज अमेरिका में होंगे, उस इकोनॉमिक इश्यूज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे एड्रेस के दौरान एक बात और कही थी कि मेरे आने के बाद $18 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आया है। तो ये तमाम बातें वो इसलिए कह रहे हैं कि वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये बताना चाह रहे हैं आम अमेरिकी नागरिक को कि ये परिस्थिति जो है एक टेम्परेरी छोटा सा शायद फेज है, और मेरी पॉलिसीज की वजह से हम इकोनॉमिकली और इस प्रकार की कंडीशंस को पूरी तरह से ओवर पावर करके और दोबारा एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के आ जाएंगे। देखिए, अगर इनको बेइज्जत होकर के वेस्ट एशिया से निकलना पड़ा तो इनके लिए इस अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकों चने चबाने पड़ जाएंगे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति इन्होंने अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए क्रिएट हो चुकी है, और अब इसका वो एक डेफिनेटली एक ऐसा ऑफ रैंप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी विजय को घोषित करें और दुम दबा करके यहां से निकल जाएं। और मुझे लगता है कि वो इस चीज में अपनी विजय ढूंढेंगे कि हमने ईरान की पूरी आर्म फोर्सेस को खत्म कर दिया, ईरान में सत्ता परिवर्तन सोटू से हमने कर दिया। हालांकि सत्ता परिवर्तन ज्यादा नुकसान के लिए हुआ है, क्योंकि ये वाला जो खामनेई है वो पिछले खामनेई से कहीं ज्यादा कट्टर, कहीं ज्यादा धर्मांध और कहीं ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। तो ये, और इसने क्योंकि अपने लोगों को मरते हुए देखा है, तो ये तो बदलापुर का निवासी हो गया है, और ये निश्चित रूप से जब तक इनको पूरी तरह से सबक नहीं सिखा देगा तो ये रुकने वाला है नहीं। तो ये सत्ता परिवर्तन की बात भी कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने ईरान को इतना कमजोर कर दिया कि वो अब अपनी प्रॉक्सीज को जो है वो चारा नहीं दे पाएगा और उनके प्रॉक्सीज भूखे मर जाएंगे। तो ये तमाम चीजों को की एक भूमिका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और वो थोड़ी देर में यहां से निकल जाएंगे। एक चीज, एक देश जो इस पूरे जंजाल के में बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आया है, वो देश है इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, या क्यों कहूं पहला सबसे बड़ा आतंकवादी देश, पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की हालत और जिस प्रकार के रिएक्शंस पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं कि आप अमेरिका का साथ छोड़ो और अपने लोगों की बात सोचना शुरू करो, वो वहां पर बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। और मुझे इस तरह की बात कोई भी किसी भी देश के लिए मैं प्रे नहीं करता हूं, लेकिन मुझे एक गृह युद्ध जैसी परिस्थिति पाकिस्तान में होती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह अमेरिका का इस जगह से वापसी का संकेत है। सर, पाकिस्तान तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन ये जो आप सोचिए कि जो मिडल ईस्ट में हर देश में अमेरिका के बेस हैं, अब तो उनको भी समेटना पड़ जाएगा, क्योंकि वो देश भी अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आप देखिए कि यूके जो कि पिछलग्गू था, हमेशा हाँ में हाँ मिलाता था अमेरिका की, वो भी अब कह रहा है कि हम एक हॉर्मुज सबमिट करने जा रहे हैं जहां पर 35 देश के लोग शामिल हो रहे हैं। वो देश जहां जिनका तेल जो है, ऊर्जा जो है हॉर्मुज से आती है, अब वो सब भी तो उठ खड़े हुए हैं अमेरिका के खिलाफ। अब देखिए, इटली ने कह दिया इस युद्ध में हमारा कोई लेना देना नहीं, स्पेन कह रहा है, फ्रांस कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप घर में तो अकेले पड़ रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में भी अकेले पड़ गए, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल, और इसकी वजह एक तो ये युद्ध है, एक वजह और मैं बताने की कोशिश करता हूं अंजू। एक वजह डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार, ईगो, जिस तरह से वो उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को, उनके देशों के अध्यक्षों को हैंडल किया है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को 9.5 घंटे वेट कराया, उन्होंने जेलेंस्की को कुछ कहा, जापान की जो राष्ट्राध्यक्ष आई थी उनको उसने हिरोशिमा नागासाकी की याद दिला दी और उनकी बेइज्जती करी। तो जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे भारत को, उसने जिस प्रकार से दुत्कार तो नहीं कहूंगा, जिस प्रकार से ट्रीट किया, ये तमाम चीजें इस बात को आज अमेरिका को इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है। अमेरिका
की जो परिस्थिति है उसके लिए जिम्मेवार अमेरिका नहीं, उसके लिए जिम्मेवार डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार है। उन्होंने आते, उनकी प्लेबुक है स्टैंडर्ड, उन्होंने आते ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कनाडा को खा जाऊंगा, ग्रीनलैंड को खा जाऊंगा, पनामा ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये तमाम चीजें। और उसके बाद जो टैरिफ का उन्होंने एक मूर्खता कहूंगा मैं, ये शब्द खराब है लेकिन फिर भी मैं प्रयोग करना चाहूंगा कि जिस टैरिफ से उन्होंने अपने मित्रों को, भारत उनके साथ था, यूरोप उनके साथ था, उन अपने दोस्त, अपने मित्र राष्ट्रों के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ की बरसात कर दी और उनको दबाने की कोशिश करी, उनको धमकाने की कोशिश करी, ये तमाम चीजें आज उसी अमेरिका को उसी सिक्के में पे बैक कर रही हैं। आप इस बात को समझिए कि आज ये, हालांकि ये यूरोप भी जानता है, और जो मैंने पहली एक वजह बताई कि लोग इस बात पे कन्विंस हो रहे हैं कि जो देश अपने एसेट्स की रक्षा ईरान जैसे मुल्क से नहीं कर पा रहा, वो हमारी रक्षा रूस से या चीन से कैसे करेगा, ये लोगों को समझ में आ रहा है। इस वजह से भी लोग छिटकते जा रहे हैं। और दूसरा, यूरोप कन्विंस्ड है कि यूरोप को अब एक ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की आवश्यकता है जिसमें अमेरिका पर निर्भरता या तो बिल्कुल ना हो या कम से कम हो। हालांकि मुश्किल है, नाटो का सर्वाइवल अमेरिका के बगैर 60% पैसा वहां से आता है, मुश्किल है, लेकिन उनको इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज स्पेन ने जो किया, यूके ने जो किया, फ्रांस कहता है मैं तो एयर स्पेस भी नहीं दूंगा आपको, फ्रांस ने जो किया, मेलोनी ने जो, इटली ने जो किया, पोलैंड ने जो किया, वो तमाम चीजें इस नजर आनी चाहिए। आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो रही है? तो आज इस युद्ध का एक परिणाम जो मुझे एक कॉमन परिणाम नजर आ रहा है वो ये है कि जिस प्रकार से ईरान ने हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन किया और जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पर कब्जा करने की कोशिश करी, ईरान अलग थलग पड़ गया है। और जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे पिछले 1-1.25 साल में पूरी दुनिया को ट्रीट किया और इल ट्रीट किया, मिस हैंडल किया, उससे अमेरिका अलग थलग पड़ा हुआ है। तो ये अजीबोगरीब युद्ध नजर आ रहा है जिसमें कि जो दो लड़ने वाले फैक्शंस हैं वो दोनों अपने आप को डिप्लोमेटिकली और पूरी दुनिया से अलग थलग पाते हैं। जो इस्लामिक वर्ल्ड, जो पाकिस्तान और जो देश जो हमेशा ईरान करते रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा जो आज परिप्रेक्ष्य, जो परिस्थितियां हमको नजर आ रही हैं, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का अहंकार और उनका ये अति आत्मविश्वास कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी उस प्लेबुक पर पूरा विश्वास करना कि हम जाएंगे, सर को ढूंढेंगे, सर को तन से जुदा करेंगे और तन अपने आप गिर जाएगा और वो हमारे मातहत हो जाएंगे। इस चीज को बहुत गहरा धक्का लगा है और आज अमेरिका एक, दोबारा कहूंगा, एक ऑफ रैंप ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यहां से अपनी इज्जत बचा करके निकल जाए। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में यही लग रहा है कि किसी भी वक्त वो ये मैदान छोड़कर भागने की तैयारी कर चुके हैं और अपने ख्याली पुलाव में, वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उन सपनों में उन्होंने तय कर लिया कि हम जीत गए। अब वो जीत अपनी कैसे साबित करेंगे, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। उनकी नेवी को खत्म कर दिया, उनकी आर्मी को खत्म कर दिया। अगर खत्म हो गया सर, तो फिर वो अभी भी आप पर हमले क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये, मिडिल ईस्ट पर अभी भी मिसाइलें क्यों दाग रहे हैं? अगर खत्म हो गया, फिर खुद ही कहते हैं खत्म हो गया, जीत गए हैं, रिजीम चेंज हो गया, फिर खुद ही कहते हैं 3-4 हफ्ते और चलेगा। वो मार्को रूबियो जो G7 के लिए अभी फ्रांस गया था, कह रहा था कि 3-4 हफ्ते चलेगा अभी ये लड़ाई, महीनों नहीं चलेगी, 3-4 हफ्ते चलेगी, ये स्टेटमेंट था सर। तो ये अलग अलग तरह की बातें भी क्यों आ रही है अमेरिका की तरफ से? अगर युद्ध खत्म हो गया और दुनिया को दिखना चाहिए सर कि अमेरिका जीत गया, दिखाई कुछ और पड़ रहा है, दावे कुछ और हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। हास्यास्पद, जोकिंग, एब्सोल्यूट मजाक बन गया है ये, मजाक। उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए वो क्यों कह रहे हैं हम जीत गए, वो इसलिए कह रहे हैं और इसीलिए वो ईरान के ऊपर लगातार और ज्यादा मात्रा में हमले करते चले जा रहे हैं कि वो ईरान में इतना नुकसान पहुंचा दें कि ईरान नहीं झुकेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी बता रहा हूं। अंजू, इसको आप नोट कर लो, आज ईरान झुकने वाला नहीं है, पीरियड। चाहे वो खत्म हो जाए, खत्म हो रहा है। अब वो अमेरिका क्या बता रहा है कि इतना हमने नुकसान पहुंचा दिया कि आने वाले कई दशकों तक ईरान दोबारा उसी आर्थिक और सामरिक परिस्थिति में नहीं आ पाएगा और यह हमारे लिए जीत है।
ये जीत जो कहीं थोड़ी बहुत नजर आ रही है इस पूरे खेल में इजराइल, और उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। इजराइल का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, और वो प्रिंसिपल ऑफ वॉर ये है कि आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, एम को सेलेक्ट करिए, उसको मेंटेन करिए। इजराइल का एम बिल्कुल साफ है, और इजराइल का एम है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, ईरान को अपने लिए खतरे के रूप से हटाना। अब उनको पता है कि ईरान की ताकत उनकी मिसाइल और ड्रोन फोर्स है, ईरान की ताकत उनकी थोड़ी बहुत जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हैं, ईरान की ताकत उनके प्रॉक्सीज हैं। इसलिए इजराइल उनके प्रॉक्सीज को तबाह कर रहा है। हमस लगभग तबाह हो चुका है, हिजबुल्लाह की बत्ती बंद करके रखी हुई है, लातीनी रिवर के आसपास तक वो फिजिकली पहुंच गया है, अपने लिए नॉर्दर्न साइड में उसने एक बफर लगभग क्रिएट कर लिया है। हुती बहुत दूर हैं, हुती की काबिलियत भी बहुत कम है, और हुती को भी वो कब्जे में ला सकता है। तो ये फिर जो इनका जो ऑक्टोपस का हेड है ईरान, उसके ऊपर उन्होंने लगातार भयंकर प्रहार किए हैं। और देखिए क्या होता है कि आपकी जो ड्रोन मिसाइल की ताकत है उसको खत्म करने के दो जरिए हैं। पहला, उन चीजों को फिजिकली अटैक करके खत्म किया जाए, और दूसरा आपको उनको फायर करने के लिए बाध्य करें ताकि आप फायर करते चले जाएं। कहीं ना कहीं फाइनाइट है रिसोर्स। आज ईरान की परिस्थिति यह है कि उनके जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, चाहे कितना भी कुछ एनालिस्ट कहते रहे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ये है वो है, जब अमेरिका को मिसाइल बनाने में 80 मिसाइल बनती हैं साल की, तो ईरान भी कोई भगवान की तरफ से उतर करके आया हुआ नहीं है। तो उनको भी तो जिस एक वो दूसरा ये है कि उनको खर्च करने पर बाध्य किया जाए, और वही बाध्य हो रहे हैं वो जिस प्रकार से अकेला ईरान अकेला पूरे वेस्ट एशिया में फायर कर रहा है। ईरान इजराइल पे फायर कर रहा है, ईरान अमेरिका के इमेजिनरी टारगेट्स पे फायर कर रहा है। वो कहता है मैं उसके शिप्स को कर दूंगा खत्म, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो भी एक तरीका है कि उनको कमजोर करने का। और जब वो इजराइल का उद्देश्य मुझे कहीं ना कहीं कुछ तरीके तक होता नजर आ रहा है। एक बात और होगी, कई लोग कहेंगे कि इजराइल पे भी लगातार हमले हो रहे हैं। भाई जब लड़ाई हो रही है तो ये एक तरफा कोई लड़ाई नहीं होती। छोटे से छोटा देश, आज हमस को देख लीजिए, 2.5 साल से लड़ रहे हैं। हमस के पास तो कुछ भी नहीं है शोल्डर फायर्ड वेपन्स के अलावा। वो 2.5 साल से अमेरिका और इजराइल के माइट को झेल रहे हैं। तो ये इतना जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ नुकसान होगा, लेकिन इजराइल इस बात का यकीन कर रहा है कि वो जो नुकसान है वो नॉट सो इंपॉर्टेंट जगहों पर हो रहा है, जो क्रिटिकल वाइटल उनके सेंटर्स हैं वहां पर वो नुकसान होने नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि आज ईरान के पास ये कहने को एक भी चीज नहीं है कि मैंने इजराइल के 50 जहाज गिरा दिए। एक भी जहाज नहीं गिरा। 13,000 सॉर्टीज लगाई हैं उन्होंने, 13,000 बम गिराए हैं उन्होंने ईरान के ऊपर। कुछ नुकसान इजराइल का नहीं हुआ एक भी। तो उस 13,000 में से अगर 2,000 भी सही जगह जाकर लगे तो आप सोच सकती हैं कि क्या हाल हुआ होगा। तो मेरा ये कहना है कि इजराइल अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा। ये इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। अभी सीरिया में इनके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया है, और हमस वाले उठ के कौन क्या करेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनका एक उद्देश्य जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आज अमेरिका को ये नहीं पता कि वो चाहते क्या है। उनको ये नहीं मालूम कि किस जगह पर वो कह सकते हैं कि हम जीते और निकल जाएं। तो ये बड़ी बुरी परिस्थिति में आज अमेरिका अपने आप को पा रहा है। सर, ये जो 35 देश अलग से हॉर्मूज सबमिट करने जा रहे हैं यूके की अगुवाई में, ब्रिटेन की अगुवाई में, तो आपको लग रहा है कि एक अलग मोर्चा खुल गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? और अगर ये कहते हैं कि हम अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ईरान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाह रहे हैं, या ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंच ना पा रहे ताकि इनके जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए वो निकल जाए? अंजू देखिए, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान के साथ संबंध बना रहे हैं। इसको मैं ये कहूंगा कि वो अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए जो सही कदम है उसे लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं, देखिए हमको सिर्फ ऊर्जा, तेल, गैस नजर आ रहा है, और हर बार हम ये कह रहे हैं कि इतने जहाज फंसे हुए हैं। भाई वो जहाज फंसे में अगर मान लीजिए ईरान आज सारे जहाज भी रिलीज कर देता है तो आपके 3 जहाज आ गए वहां से। जब तक वहां से रेगुलर सप्लाई नहीं होगी, वो 3 जहाज वो क्या करने गए थे?
वो 3 जहाज वहां पर कुवैत से या बहरीन से या कतार से या सऊदी अरब से या इराक से तेल लेने गए थे, गैस लेने गए थे, या और कोई सामान लेने गए थे, फर्टिलाइजर लेने गए थे। तो जब तक इन चीजों का प्रवाह दोबारा शुरू नहीं हो जाएगा, इन 3-4 जहाजों के आने से कोई बहुत बड़ा परिणाम निकल के नहीं आएगा। ये बात सारी दुनिया जानती है। आवश्यकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो परिवहन है उसका सुचारू रूप से प्रारंभ होना एक बात, और जिन जगहों से वहां की गैस और ऊर्जा की खपत खेप आती थी, उस जगह पर उस खेप का दोबारा उसी प्रकार से बनना। आज जिस तरह से कतार के ऊपर या बहरीन के ऊपर कुवैत पे हमले हुए हैं, उससे उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो 40% कम हो गई है। तो आप लाएंगे कहां से? जहाज अगर आपको जाने भी देगा तो लाएंगे क्या आप वहां से? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज विश्व इस बात को समझ रहा है कि बुद्धिमत्ता इसमें है कि किसी प्रकार से इस युद्ध को अंत की तरफ भेजा जाए, ये खत्म हो, ताकि जो पश्चिम एशिया में जो पुरानी आर्थिक गतिविधियां थी वो पुनः उसी प्रकार से होनी शुरू हो जाएं। वो आवश्यक है। अगर गैस कतर पैदा ही नहीं करेगा तो आप खरीदेंगे क्या? तो ये मेरा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो इसी वजह से ये सारे तमाम देश इकट्ठे हुए हैं। एक मैसेज अमेरिका को जा रहा है कि भाई हम इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, अमेरिका से खिलाफत नहीं है। अमेरिका को वो ये नहीं कह रहे कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे लड़ लिए हैं, कुट्टी हो गई, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे आर्थिक हित इससे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और उसी प्रकार से जो बाकी दुनिया के देश हैं, भारत की कूटनीति के मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा अंजू। ये बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने, या हमारी विदेश नीति जो है इतनी जबरदस्त तरीके से इसमें से एक विजेता के तौर पर निकल करके आई है कि आप ये देखेंगे कि हमारे को हर तरफ से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है भारतवर्ष जो कि अपने पड़ोसी देशों को तेल सप्लाई कर रहा है। हमने मालदीव को तेल दिया, हमने श्रीलंका को तेल दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने और श्रीलंका के लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों ने एक शब्द में हमारी प्रशंसा करी। ये मैसेज हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए है कि किसी भी बात पे जो आप राष्ट्रहित हो या अहित हो, किसी भी बात पे आप कहीं कोई सच बात बोलने को तैयार नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश, जिससे हम क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, उसको हमने तेल दिया। नेपाल, भूटान। तो ये भारतवर्ष है जिसने न केवल अपने संसाधनों को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है, बल्कि वो इस अवस्था में भी उन मित्रों को भी, उन पड़ोसी राष्ट्रों को भी जो कि हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, उनको भी मदद करने से हिचक नहीं रहा। ये भारत है, ये आज का भारत है, ये आज का सशक्त नेतृत्व है। और मेरा ये मानना है कि हम अपनी विदेश नीति को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उसी सांस में लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, पश्चिम एशिया के जो हालात हैं उनसे आने वाले समय में, खास तौर पे गैस की परिस्थिति में, हालांकि हमने अपना प्रोडक्शन खुद का 40% बढ़ा दिया है, लेकिन उसमें कुछ तकलीफ आने की संभावना है। हमको तैयार रहना है, हमको अपनी सरकार के हाथ उनके मजबूत करने हैं और अपना योगदान देना है कि कैसे हम बिना कोई यहां पर हालात खराब करे, बिना कोई अराजकता फैलाए, कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको, उन लोगों की बरगलाने की बातों में ना आए बगैर देश का और देश की सरकार की ताकत को सशक्त करें। ये मेरा मानना है कि हमारे देश के हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल कि सही कह रहे हैं आप सर। विपक्ष तो इसी मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है, लोगों को भड़का रहा है। जितने भी अगर आप देखें सिलेंडर इकट्ठे करके, जमाखोरी करके कहीं रखे गए हैं, वो विपक्ष की पार्टियों के नेता ही हैं जो अपने घरों में रखे हुए, गोडाउन में छिपा कर रख रहे हैं ताकि स्कैरसिटी पैदा हो सिलेंडर की और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन पड़ोसियों के प्रति भी भारत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, भले ही वो पड़ोसी हमसे दुश्मनी रखने की कोशिश करते रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। लेकिन सर, अमेरिका से भी आवाजें उठने लग गई हैं कि पीएम मोदी को एक फोन करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि कितने देश ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में जो ये उनके नेता ये कह रहे हैं कि अगर एकमात्र शख्स अगर कोई दुनिया में है जो इस युद्ध को खत्म कर सकता है वो पीएम मोदी है।
तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि फिर से दुनिया के देश लामबंद हो कि पीएम मोदी बात करें और युद्ध को रुकवाएं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे संघर्ष के दौरान, जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है, पूरे संघर्ष के दौरान अगर कोई एक राष्ट्र ऐसा है जिसने अपने संवाद के चैनल्स पूरी दुनिया से खुले रखे हैं, और न केवल चैनल्स खुले रखे हैं बल्कि वो पूरी दुनिया से संवाद करने की परिस्थिति में है और दुनिया उनसे संवाद करके उनकी बात को समझती है, तो वो देश है भारत। आज भारत रूस से भी बात कर रहा है, आज भारत फ्रांस, यूके और स्पेन से भी बात कर सकता है, आज भारत अमेरिका से बात कर सकता है, इजराइल से बात कर सकता है, ईरान से बात कर सकता है, मलेशिया से बात कर सकता है, पूरे पश्चिम एशियाई देशों से बात कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी ताकत है। और पूरा विश्व कहीं ना कहीं अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी का कोई रास्ता देख रहा है तो उनको भारत की तरफ से वो रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पश्चिम एशियाई देश या यूरोपीय देश या सुदूर पूर्व के देश, वो तमाम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि भारत इसमें वाकई एक अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा भारत को जंप मार के मीडिएशन करने की जरूरत नहीं है। भारत को संवाद तीनों पार्टी से करना है और उस संवाद के जरिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा ट्रंप का अहंकार। ट्रंप अभी भी ये समझते हैं कि मैं जो चाहे कर सकता हूं, आई कैन डू व्हाट आई लाइक एंड गेट अवे विद इट। ये सही नहीं है और ट्रंप का अहंकार मैं बता चुका हूं, फारस की खाड़ी में डूबना चाहिए और डूब चुका है। और अब उनको एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा। आपको याद हो कुछ दिन पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने बात करी थी चला करके, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें चीज आई थी कि इलॉन मस्क भी उस बातचीत में शामिल थे। उसकी मैं वजह बताता हूं कि अब जब आप ईरान को पूरी तरह से कॉर्नर कर लेंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो अगला ईरान का टारगेट जो अंडर सी कम्युनिकेशन केबल्स हैं जिन पे सारी दुनिया का इंटरनेट चलता है, शायद उसको भी उन्होंने हिंट दे दिया है इस बारे में उनको। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इनको इलॉन मस्क को इस बातचीत में शामिल किया था। और वो अगर किया उन्होंने, तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव मींस निकालना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर इंटरनेट पूरी दुनिया का डाउन हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये बात कहते हैं कि भाई सैटेलाइट से हो रहा है, ये हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। 90% से ज्यादा जो डाटा मूवमेंट है वो उन्हीं अंडर सी केबल्स के थ्रू होता है, और उन अंडर सी केबल्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दिया गया तो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रफी होगा। ये बात समझने की है। और ये हिंट जो है वो ईरान दे रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के भी होश उड़े हुए हैं। अब कुछ भी करें, उनको पोस्टरिंग तो करनी पड़ रही है कि मैं जीत रहा हूं। एक ब्लंडर तो कर चुके हैं और दूसरा ब्लंडर ये कर रहे हैं, झूठ बोल बोलकर। हमारे देश में भी एक नेता है जिनको बड़ा भरोसा है डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड है, तो उन्होंने भी यहाँ छाती पीटना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो मुझे लगता है उनके सामने खुद ब खुद डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो रहे हैं। दोनों आमने सामने खड़े होकर आईने में एक दूसरे को देख रहे होंगे कि कौन कितना सच बोलता है। पूरी दुनिया देख रही है। भारत की सीज फायर करवाई थी ऑपरेशन सिंदूर में, डोनाल्ड ट्रंप ने छाती पीट पीट के कहा था देखिए मैंने क्या करवा दिया। अब सबको समझ में आ रहा होगा कितने बड़े झूठ हैं डोनाल्ड ट्रंप। अपने देश के लोगों से भी झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन चलिए सर, आने वाले दिनों में देखते हैं इस मुद्दे पर क्या होता है। फिलहाल तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते लगेंगे। भाई अगर आप सक्षम हैं, आपने सब कुछ तबाह कर दिया ईरान में, तो युद्ध तो खत्म होना चाहिए। लेकिन सर मुझे इस बात का शक है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दिन कह देंगे हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। वो भागेंगे, भगौड़े बनेंगे इस युद्ध में, लेकिन दुनिया में तबाही मचाने के बाद। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।